Everyone, welcome back to my channel Zoologist AK, and I am Aarti Kaushik again here with another video, metals and non-metals, and this is for class 10th student only. So let's discuss with some basic points, or let's start with them. So until now we know that there are about 118 elements known, and we have studied those elements in periodic table also, out of which 19 elements are there which are naturally occurring, and out of those 118 elements 20 are those which we have manufactured in the laboratory, means chemically synthesized them. These are arranged in a long form of periodic table. We arrange them in columns and groups according to their physical and chemical properties. And why we do grouping of these elements? So that we can study them इन अ वन गो. लाइक इफ़ आई एम स्टडिंग वन एलिमेंट, तो मेरे को एक एलिमेंट की प्रॉपर्टी अगर पता है तो आई विल गेट टू नो द प्रॉपर्टी ऑफ अदर एलिमेंट्स ऑल्सो. सो ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिस्टिंक्ट प्रॉपर्टी, लाइक फिजिकल प्रॉपर्टी अलग होंगी, केमिकल प्रॉपर्टी अलग होंगी. केमिकल प्रॉपर्टी का मतलब है कि कोई एलिमेंट किसके साथ बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, आयनिक बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, गैशियस फॉर्म में प्रेजेंट है, या फिर कंबस्शन के बाद वो क्या प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है. ठीक है, कौन कौन से एलिमेंट है जिनके साथ वो बाइंड कर पाएगा, हाईली रिएक्टिव है, लेस रिएक्टिव है. तो इनके बेसिस पे हम उन एलिमेंट्स को क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं, और फिर हम उनकी नेमिंग करते हैं कि ये हमारा नोबल गैसेस में आता है, ये गैसेस में आता है, ये नॉन मेटल्स में आता है, ये मेटल्स में आता है, ये मेटेलॉइड में आता है. So as this chapter name depict to you that metals and non metal, so यहाँ पे हम basically discuss करेंगे metals and non metals को. A little bit I will tell you about metalloids also, but generally we are going to discuss about the basic physical and chemical property of metals and non metals only. So जो एलिमेंट लस्चरस होते हैं, जैसे हम बात करते हैं कॉपर की, सिल्वर है, हमारे पास आयरन है, एंड लाइक लेड है, दे हैव शाइनिंग सरफेस. उस शाइनी सरफेस की वजह से ही हम इन मेटल्स को लस्चरस बोलते हैं. तो जितनी भी मेटल्स हैं वो उनकी प्रॉपर्टी क्या है, उनकी प्रॉपर्टी है कि वो लस्चरस होंगी, मेलिएबल होंगी. मेलिएबल का मतलब क्या है कि अब अगर मैं उसको हैमर से पीट रही हूँ तो मैं उसकी शीट बना सकती हूँ, चादरें बना सकती हूँ. डक्टाइल है, मैं उसको वायर में कन्वर्ट कर सकती हूँ, जैसे गोल्ड की वायर हम बना देते हैं, एलुमिनियम की वायर बनाते हैं, कॉपर की वायर बनाते हैं, सिल्वर की बनाते हैं ऑर्नामेंट्स बनाते टाइम. गुड कंडक्टर होती हैं हीट के और इलेक्ट्रिसिटी के, कौन, मेटल्स. रीज़न क्या है गुड कंडक्टर होने का? रीज़न ये है कि जो इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होने, इनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी वजह से ये क्या होती हैं, रिएक्टिव. जैसे भाई ये डोनेट करती हैं इलेक्ट्रॉन्स, जैसे हम सोडियम की बात करें, पोटेशियम की बात करें, या फिर एल्यूमिनियम की बात करें, आयरन की बात करें, तो ये क्या करती हैं, इनकी आउटर मोस्ट सेल में या तो 1 इलेक्ट्रॉन होगा, या 2 होगा, या 3 होगा. अब इनको अपनी आउटर मोस्ट शेल को क्या करना पड़ता है, कंप्लीट करना पड़ता है एक स्टेबिलिटी गेन करने के लिए. तो स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए क्या करती है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देती है. तो सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके Na पॉजिटिव 1 पॉजिटिव चार्ज गेन कर लेती है. ऐसे ही हमारी पोटेशियम भी 1, एल्यूमिनियम हमारा 3 पॉजिटिव चार्ज गेन कर लेती है, और हमारा आयरन भी 3 पॉजिटिव चार्ज गेन कर लेता है. तो इन आयंस की वजह से, इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ये क्या कर पाती हैं, इलेक्ट्रिसिटी और हीट को कंडक्ट कर पाती है. क्योंकि हमें पता है इलेक्ट्रिसिटी इज़ नथिंग बट फ्लो ऑफ चार्ज. तो अब यहाँ पे जो आयंस हैं वो क्या है, चार्ज क्रिएट कर रहे हैं, तो वो चार्ज के फ्लो की वजह से ये गुड कंडक्टर होती हैं. हाई डेंसिटी है इनकी, एंड जनरली हैव हाई मेल्टिंग एट बॉइलिंग पॉइंट. एग्जाम्पल ऑफ मेटल सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, आयरन, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड. नॉन मेटल्स डोंट पोजेस द अबव प्रॉपर्टीज. जैसे नॉन मेटल्स में लस्टर नहीं होता, शाइन नहीं होता, बट हम यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन की बात करें, जैसे हमारे पास क्या है, आयोडीन है, तो आयोडीन में लस्टर होता है, शाइन होती है. ऐसे ही कार्बन के एलोट्रोप्स की बात करते हैं, किसकी, एलोट्रोप की. एलोट्रोप वो होता है, जैसे कार्बन है, कार्बन इज़ एन एलिमेंट, तो कार्बन को ज्वाइन करके हम चेन बनाएंगे, बॉन्डिंग होगी, और वो एक नया कंपाउंड बनाएगा. तो यहाँ पे कार्बन के 2 कंपाउंड हैं. फर्स्ट इज़ ग्रेफाइट. ग्रेफाइट में
एक कार्बन फ्री होता है चेन में, और वो लेयर्स में हमारी कार्बन की चेन ज्वाइन होती है। और जब हम डायमंड की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे कार्बन के एक कार्बन 4 बॉन्ड फॉर्म करता है, मतलब कोई भी फ्री नहीं होता वहाँ पे कोई भी बॉन्ड, या फिर कार्बन के चारे जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो बॉन्डेड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। तो अब कार्बन हमारा बेसिक स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है कार्बन हाइड्रोजन को बाइंड करके, तो यहाँ पे भी कार्बन और हाइड्रोजन ही बॉन्ड बनाएंगे, यहाँ पे भी कार्बन और हाइड्रोजन ही बॉन्ड बनाएंगे। तो मैं क्या कह सकती हूँ कि दोनों का बेसिक नेचर तो सेम है, बेसिक स्ट्रक्चर तो सेम है, बट दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टी अलग अलग है। जैसे ग्रेफाइट सॉफ्ट हो गया, गुड कंडक्टर हो गया इलेक्ट्रिसिटी का, बट डायमंड ऐसा नहीं है, हार्ड है, शाइनी है। तो डायमंड और ग्रेफाइट दोनों ही लस्ट्रस होते हैं, विच इज़ एन एक्सेप्शन ऑफ कार्बन एलोट्रोप्स। एलोट्रोप्स वो होते हैं जिनके हमारा बेसिक जो स्ट्रक्चर होगा वो सेम होगा, बट उनकी प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी अलग होगी। तो यहाँ पे हमने देखा कि भाई जो नॉन मेटल है वो लस्टरस नहीं होती, बट लस्टरस नहीं होने की, बट ऐसा नहीं कि सारे नहीं होते, कुछ एक्सेप्शन है कि आयोडीन और ग्रेफाइट और डायमंड की बात करें। तो फिर हम बात करते हैं, अगर मेटल्स जो हमारी हैं यहाँ पे, मेटल्स की अंदर ना तो मेलिएबिलिटी होती है ना डक्टेबिलिटी, ना तो हम उनकी शीट बना सकते हैं ना उनकी वायर बना सकते हैं। वो गुड कंडक्टर नहीं होती हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी की, बट अगेन एक यहाँ पे एक्सेप्शन आता है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट इज़ अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट। अगर आप पेंसिल के लेड को निकाल के उससे एक सर्किट बनाएंगे, शॉर्ट सर्किट में उसको कनेक्ट करेंगे वायर से और सेल के साथ, तो आप देखोगे कि वो बल्ब को ग्लो करेगा, मतलब वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रहा है। एग्जाम्पल की बात करें तो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड सल्फर, दीज आर एग्जाम्पल ऑफ नॉन मेटल्स। देन metals are those elements which form positive ion by losing electron। इसलिए मैं इसको क्या नाम दे सकती हूँ, मैं बोल सकती हूँ कि these are इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स। इलेक्ट्रो पॉजिटिव वही पॉजिटिव आयन फॉर्म करते हैं, जैसे सोडियम की बात करी थी Na पॉजिटिव बना रहा है, पोटेशियम एक लूज करके K पॉजिटिव बना रहा है, एल्यूमिनियम 3 लूज करके 3 पॉजिटिव बना रहा है, आयरन भी हमारा 3 पॉजिटिव बना रहा है, 2 पॉजिटिव भी बनाता है आयरन। नॉन मेटल्स वो एलिमेंट होते हैं जिनकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने की, तो नेगेटिवली चार्ज कहा जाएगा उनके ऊपर, और इसीलिए हम उनको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। जैसे मैं यहाँ पे क्लोरीन की बात करूँ, Cl नेगेटिव, फॉस्फोरस की बात करूँ, ऑक्सीजन की बात करूँ, P4 नेगेटिव होता है, ऑक्सीजन की बात करूँ 2 नेगेटिव होता है। तो इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है क्योंकि ये एक्सेप्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स को, गेन कर रहे हैं, तो ये क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव। नॉन मेटल्स पुअर कंडक्टर हैं, वही बात आ गई, पर ग्रेफाइट क्या है, हमारा गुड कंडक्टर। ये लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करती, बट अगेन मैं डायमंड की बात करूँ, कार्बन इज ऑल्सो एन नॉन मेटल, बट जब कार्बन का एलोट्रोप है यहाँ पे ग्रेफाइट, ग्रेफाइट की मैं बात कर रही हूँ, तो ग्रेफाइट लाइट इंटरनल रिफ्लेक्शन के थ्रू वो शाइन करता है। उसमें बहुत सारे सरफेस होते हैं जिससे लाइट टकराती है, बैंड होती है, फिर दूसरे सरफेस से टकराती है, तो इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है जिसकी वजह से वो बहुत ही शाइनिंग ऑब्जेक्ट बन जाता है। अब लस्टर नहीं होता, बट आयोडीन अगेन हमारा क्या होता है, शाइनी होता है, एंड दे आर ब्रिटल इन नेचर। नॉन मेटल्स आर ब्रिटल, ब्रिटल का मतलब ईजिली ब्रेकेबल है, ईजिली टूट जाती है। अब जो हमारी नॉन मेटल्स हैं वो 3 स्टेट में मिलती हैं, सॉलिड में भी, लिक्विड में भी और गैस में भी। और जो ऑक्साइड होंगे ना नॉन मेटल्स के, वो आइदर एसिडिक होंगे या फिर न्यूट्रल नेचर के होंगे। बट अगर ऑक्साइड हम मेटल्स की बात करें तो वो बेसिक नेचर के होंगे। जैसे अगर मैं सोडियम ऑक्साइड की बात करूँ, Na2O, K2O, पोटेशियम ऑक्साइड की बात करूँ, तो ये ऑक्साइड क्या है, या मैग्नीशियम ऑक्साइड की मैं बात करूँ तो ये क्या है, बेसिक है नेचर में, क्योंकि ये मेटलिक ऑक्साइड है। और जो हम नॉन मेटलिक ऑक्साइड की बात कर रहे हैं वो एसिडिक और न्यूट्रल होते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड। अगर कार्बन मोनोऑक्साइड की बात कर रहे हैं देन इट इज़ अ डिफरेंट थिंग। कार्बन मोनोऑक्साइड इज़ अ बेसिक इन नेचर, बट कार्बन डाइऑक्साइड इज़ अ एसिडिक इन नेचर। ऐसा क्यों है, क्योंकि जब भी मैं कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर में डिसोल्व करूँगी तो ये कार्बोनिक एसिड बनाएगी, कार्बोनिक एसिड बनाएगी, जिसकी वजह से ये क्या है, एसिडिक नेचर की है। एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं नॉन मेटल्स की, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, सल्फर, फॉस्फोरस, क्लोरीन, ब्रोमीन। अब कुछ एलिमेंट होते हैं जैसे यहाँ पे दिए गए हैं, बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, ये सब, ये क्या है,
इनके अंदर मेटल्स की प्रॉपर्टी भी आती है और नॉन मेटल्स की भी आती हैं, इसलिए हम इनको मेटेलॉइड बोलते हैं। और कभी कभी हम सेमीकंडक्टर्स बनाने के लिए भी नॉन मेटेलॉइड्स का यूज़ करते हैं। अब हम बात करते हैं अगेन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स। मेटल्स आर हैव शाइनी सरफेस, जिसकी वजह से हम बोलते हैं कि मेटल आर लस्चरस। लस्टर का मतलब भी शाइन होता है। जैसे मैं यहाँ पे गोल्ड की बात करूँ तो उसमें येलो कलर होता है, कॉपर की बात करूँ और सिल्वर की बात करूँ तो उसमें हमारा शाइनी सिल्वरी कलर होता है। एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम की बात करूँ तो उसके ऊपर वाइट सरफेस होता है उसका, तो उसकी वजह से वो लस्टरस है। अगर मैं सोडियम एंड पोटेशियम मेटल की भी बात करूँ, जिसको हम नाइफ से कट कर सकते हैं, नाइफ से कट करने के बाद भी जो कट वाला पोर्शन होता है वहाँ पे वो थोड़ी शाइन करती है, तो मेटल हैव लस्टर। मेटल जनरली हार्ड होती हैं, जैसे कॉपर है हमारी, ठीक है, हार्ड की बात करें तो कॉपर आ गया, आयरन आ गया, एल्यूमिनियम आ गया। बट कुछ सॉफ्ट भी हैं जैसे सोडियम एंड पोटेशियम, इनको हम नाइफ से कट कर सकते हैं, तो ये एक्सेप्शन में आ गई। मेटल्स आर मेलिएबल, वही उनको हम पीट के हैमर से चादर बना सकते हैं। तो मोस्ट मेलिएबल क्या होंगी? एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम फॉयल बनती है, आपने देखा है। और दूसरी हमारी क्या है? सिल्वर, सिल्वर इज़ मोस्ट मेलिएबल। फिर उसके बाद आती है हमारी जैसे गोल्ड हो गया, कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम, ये सब। डक्टाइल का मतलब क्या है कि उनकी वायर बना सकते हैं। सबसे ज़्यादा डक्टाइल मेटल हमारे पास गोल्ड होती है, एयू। फिर उसके अगर हम एयू को बोल रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं 1 ग्राम मेरे पास गोल्ड है तो मैं उसको इतनी पतली वायर बना सकती हूँ कि मैं उसको 2 किलोमीटर लेंथ तक की वायर बना सकती हूँ 1 ग्राम किससे? गोल्ड से। सो नेक्स्ट है मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। वही मैंने बोला, इसका रीज़न ये है क्योंकि उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सिल्वर हमारी जो है एजी, इट इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, सिल्वर। एंड देन उसके बाद आती है कॉपर, एल्यूमिनियम। बट मेटल्स में भी मैं बात करूँ तो लेड और जो मरकरी है, दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। इसीलिए हम मरकरी को अपना टेम्परेचर मेजर करने के लिए भी करते हैं, क्योंकि जब हाई टेम्परेचर हो जाएगा तो मरकरी थोड़ा राइज करती है, ठीक है। और इसीलिए हम थर्मोमीटर में मरकरी का यूज़ करते हैं। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वही क्योंकि इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं जो फ्रीली मूव कर पाते हैं। इसीलिए जब भी वो एक पोटेंशियल डिफरेंस के अंडर आएंगे तो वो फ्रीली मूव करेंगे, और फ्रीली मूव करने की वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। सो दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जैसे मैं सिल्वर की बात करूँ, कॉपर की बात करूँ, गोल्ड की बात करूँ और एल्यूमिनियम की बात करूँ। मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। जैसे हम टंगस्टन की बात कर रहे हैं तो टंगस्टन हैज़ 3683 केल्विन पे ये क्या करता है? मेल्ट करता है। और मरकरी की बात करें तो मरकरी का सबसे लो मेल्टिंग पॉइंट होता है 234 केल्विन। डेंसिटी की बात करें तो जो मेटल्स होती हैं उनकी हाई डेंसिटी होती है। इरिडियम है, इरिडियम की हाईएस्ट टेंडेंसी होती है, डेंसिटी, सॉरी नॉट टेंडेंसी, डेंसिटी। फिर उसके बाद ओस्मियम और प्लेटिनम, देन गोल्ड, ये आते हैं जिनकी हाईएस्ट डेंसिटी है। डेंसिटी यू नो, मास बाय वॉल्यूम। सोनोरस होती है मेटल। सोनोरस का मतलब है जब भी हम उनको बीट करेंगे तो वो साउंड प्रोड्यूस करेंगी। अब नॉन मेटल्स की बात करते हैं। तो नॉन मेटल्स में कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता, इसलिए उनमें लस्टर भी नहीं होता, कोई लस्टर नहीं है। एग्जाम्पल है सल्फ़र और फॉस्फोरस का। अगर हम एक्सेप्शन की बात करें तो वही मैं बात करूँगी, आयोडीन के अंदर लस्टर होता है, डायमंड के अंदर होता है इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से, और ग्रेफाइट के अंदर भी लस्टर होता है। हार्डनेस की बात करूँ तो मेटल्स अबाउट 22 मेटल्स आर नॉन 22 मेटल्स नॉन मेटल्स, सॉरी, अबाउट 22 नॉन मेटल्स आर नॉन, जिसमें से 10 मेटल्स हमारे सॉलिड स्टेट में मिलती हैं और कुछ सॉफ्ट होती हैं। सॉफ्ट में हम बात करें तो फॉस्फोरस, सल्फर है, ग्रेफाइट है जो कि एक एलोट्रोप है किसका? कार्बन का। और हार्ड की बात करें तो डायमंड का एग्जाम्पल है। मेलेबिलिटी, डक्टेबिलिटी नहीं होती हमारी नॉन मेटल्स में, ब्रिटल नेचर होता है, जल्दी टूट जाती हैं, जैसे हमारी सल्फ़र एंड फॉस्फोरस। डेंसिटी, लो डेंसिटी होती है इनकी, ठीक है। क्यों होती है? क्योंकि ये डाई एटम्स फॉर्म करती है, टेट्रा एटम्स फॉर्म करती हैं, जैसे O2, N2, Cl2, ठीक है, H2, P4, S6 भी होता है और S8 भी होता है। तो ये जो नॉन मेटल्स होती हैं ना, वो सिंगल फॉर्म में, सिंगल फॉर्म मतलब सिर्फ ऑक्सीजन है, मोनो एटॉमिक फॉर्म में, मोनो एटॉमिक फॉर्म में ये मेटल्स स्टेबल नहीं रह पाते।
स्टेबल क्यों नहीं रह पाती? क्योंकि इनका ऑक्टेट फिल नहीं होता है। तो ये अपने आप को स्टेबल करने के लिए या तो अपने ही एलिमेंट से, अपने ही सेम एटम से क्या करती हैं, बॉन्ड फॉर्म कर देती है और एक मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाती हैं। जैसे यहाँ पे जितने भी एग्जांपल मैंने लिए O2 N2 Cl2 H2 P4 S6 S8, दी आर मोलिक्यूल्स, क्योंकि सेम एटम से बाइंड कर रही हैं। ठीक है, तो इसलिए इनकी डेंसिटी हाई होती है, क्योंकि या तो ये डाई एटमिक मतलब अपने दूसरे एटम से, या फिर 4 एटम एक साथ जोड़ रखे होंगे जैसे P4 में होता है, तो टेट्राएटॉमिक फॉर्म में मिलते हैं। मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट इनका लो होता है, क्योंकि इनके बीच में वीक कोहेसिव फोर्स होता है एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बीच में। बट एक्सेप्शन की बात करें तो बोरोन है, कार्बन है और सिलिकॉन है, इनका हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है। थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस की बात करें तो इसमें एक्सेप्शन आता है हमारा ग्रेफाइट, अदरवाइज दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। सोनोरस नहीं होती है, ये अपनी साउंड प्रोड्यूस नहीं करती हैं जब भी हम इनको बीट करेंगे। नेक्स्ट है हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ का मतलब है कि किसके साथ वो बॉन्ड बनाएंगी, किस नेचर का होगा वो बॉन्ड, वो कंपाउंड एसिडिक होगा, बेसिक होगा, न्यूट्रल होगा, क्या प्रॉपर्टी होंगी उस कंपाउंड की, प्रोडक्ट की, जो वो फॉर्म करेंगी किसी भी एलिमेंट से, गैस से बाइंड करके, रिएक्ट करके, बॉन्ड फॉर्म करके। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्या होता है एक मेटल के साथ जब वो एयर में क्या है, ऑक्सीजन बेसिकली, जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है। तो जब भी मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी तो वो क्या बनाएगी, मेटल ऑक्साइड बनाएगी। सिंपल सी बात है कि वो क्या बनाएगी, सॉरी, जब भी हमारी मेटल ऑक्सीजन के साथ बाइंड करेगी तो वो मेटल ऑक्साइड ही तो बनाएगी, मेटल ऑक्साइड। जैसे अगर मैं यहाँ पे कॉपर की बात करूँ तो कॉपर ऑक्सीजन के साथ बाइंड करके क्यूप्रिक ऑक्साइड बना रहा है। बट अगर आपने अपनी लोअर क्लासेस में स्टडी किया है 7th 8th में, तो आप इस बात से अवेयर होंगे कि जब भी हम किसी चीज़ को बर्न करते हैं तो हमें दो चीज़ चाहिए होती है। एक होता है इग्निशन टेम्परेचर, मतलब एक मिनिमम टेम्परेचर जिस पे वो फायर को कैच कर ले, जो भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी सब्सटेंस है। सेकंड होता है कि अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी रहेगी तो ही कोई चीज़ बर्न कर पाएगी, अदरवाइज़ वो बर्न नहीं करेगी। तो यहाँ पे जो कॉपर है ना वो बर्न नहीं करेगा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, बट वो क्या करेगा, आपने देखा होगा कॉपर के जो भी हम यूटेंसिल्स यूज़ करते हैं उसके ऊपर एक लेयर आ जाती है जो कि क्या है, एक ब्लैकिश लेयर होती है, ब्लैक ऑक्साइड की लेयर होती है, जो एक्चुअल में कॉपर ऑक्साइड होता है। तो ऑक्सीजन के साथ बाइंड करके वो क्यूप्रिक ऑक्साइड बना देता है, जिसकी वजह से एक ब्लैक कोटिंग आ जाती है। ऐसे ही एल्यूमिनियम की बात करें, एल्यूमिनियम भी ऑक्सीजन के साथ बाइंड करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना रही है। तो हम यहाँ पे कैसे क्लासीफाई करेंगे कि जो मेटल्स हैं वो एयर के साथ कैसे रिएक्ट करती है, एयर मतलब बेसिकली ऑक्सीजन की बात की जा रही है, तो वो ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्ट करती है। अब हर मेटल क्या अलग एटॉमिक साइज़ है और उनके अंदर अलग एटॉमिक नंबर है। अलग एटॉमिक नंबर होने की वजह से उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी अलग हो गए, तो उनकी स्टेबिलिटी और रिएक्टिविटी में भी डिफरेंस आ गया, क्योंकि उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन अलग है। तो उनकी रिएक्टिविटी का रेट जो है वो वेरी कर रहा है, इसीलिए हर एक मेटल सेम वे से रिएक्ट नहीं करेगी ऑक्सीजन से। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ हाईली रिएक्टिव मेटल की, जो कि सोडियम और पोटेशियम है, वो ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्ट करती हैं, वो बहुत ही ज़्यादा इनफ्लेमेबल होती हैं, मतलब फ्लेमेबल होती हैं कि भाई वो जैसे ही हम उनको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में लेके आएंगे, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में लेके आएंगे, तो तभी वो फायर को कैच कर लेंगी और एक हीट प्रोड्यूस करेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी वहाँ पे। तो हम क्या कह सकते हैं कि सोडियम और पोटेशियम को हमें एयर से प्रोटेक्ट करना है अगर हम उनको प्रिजर्व करना चाहते हैं, अदरवाइज दे विल कैच फायर। तो इसीलिए हम उनको किस में इमर्ज करके रखते हैं, केरोसिन ऑयल में इमर्ज करके रखते हैं। फिर मैं बात करूँ यहाँ पे मैग्नीशियम की, मैं बात करूँ एलुमिनियम की बात करूँ, जिंक की बात करूँ, पीबी लेड की बात करूँ और कॉपर, हाँ इनकी बात अगर मैं कर रही हूँ, कॉपर की भी बात मैं कर रही हूँ, तो इनके ऊपर क्या होता है, इनके ऊपर मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ये मेटल कौन सी, मैग्नीशियम, एलुमिनियम, जिंक, लेड और कॉपर, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके एक मेटलिक ऑक्साइड फॉर्म करती है, और वो मेटलिक ऑक्साइड एक कोट फॉर्म कर देता है इन मेटल के सरफेस के ऊपर, जो कि एक प्रोटेक्टिव लेयर है।
एल्यूमिनियम के केस में जब एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ बाइंड करके Al2O3 फॉर्म करती है विच इज़ अ कोटिंग ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड ओवर द सरफेस ऑफ एल्यूमिनियम मेटल, इस प्रोसेस को एनोडाइजिंग प्रोसेस बोलते हैं, जिसकी वजह से एल्यूमिनियम को ये लेयर प्रोटेक्ट कर रही है। ठीक है, अब हम दूसरी एक मेटल की बात करते हैं, मैग्नीशियम की। मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ अपना इग्निशन टेम्परेचर आने के बाद रिएक्ट करती है और वो बर्न करती है। बर्न करने के बाद वो क्या प्रोड्यूस करेगी? ऐश, राख बनाएगी। और जब हम मैग्नीशियम ऑक्साइड को पानी में डिज़ोल्व करेंगे, पानी में डिज़ोल्व करते हैं जब हम उसको, तो वो क्या करती है मेटल ऑक्साइड? वो हमारी रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देती है। मतलब कि जो मेटलिक ऑक्साइड होता है वो हमारा क्या होता है? बेसिक होता है नेचर में। ये प्रूव होता है इससे। आप क्या करोगे? मैग्नीशियम के रिबन को रब करोगे सैंड पेपर से, क्योंकि मैग्नीशियम के रिबन के ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक कोटिंग हो जाती है ताकि वो रिमूव हो उसके। फिर हम उसको एक बर्नर के पास लेके आएंगे, वो बर्न करेगा, फिर वो थोड़ी सी राख प्रोड्यूस करेगा, उसको हम पानी में डिज़ोल्व करेंगे और फिर उसको ड्रॉपर की हेल्प से लिटमस पेपर पर डाल के देखेंगे। तो हमारा जो ब्लू लिटमस पेपर है, सॉरी रेड लिटमस पेपर है, वो ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा, विच इंडिकेट दैट जो मेटलिक ऑक्साइड हैं वो कैसे होते हैं? बेसिक होते हैं नेचर में। अब मैं आयरन की बात करूँ, आयरन इज ऑल्सो ए मेटल, जो हमारी ऑक्सीजन की प्रेजेंस पे रिएक्ट करती ही नहीं है, मतलब वो बर्न नहीं करती। बट अगर मैं आयरन के बिल्कुल छोटे छोटे पार्टिकल्स बना दूँ, आयरन फिलिंग बना दूँ, तो एक हाई टेम्परेचर पे वो बर्न करेंगे। अब कुछ मेटल्स हैं, आयरन हो गया हमारा, यहाँ पे सिल्वर और गोल्ड हो गया, ये गोल्ड है और ये सिल्वर है, ये हमारी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं करती, बर्न नहीं करती। ठीक है, सोडियम पोटेशियम मोस्ट रिएक्टिव हुई, ये मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स हैं। और हमारी आयरन गोल्ड एंड सिल्वर हमारी रिएक्ट नहीं करती। मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड और कॉपर ये एक कोटिंग फॉर्म कर देती है, प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म कर देती हैं। तो इन सब के बेसिस पे हम क्या कह सकते हैं कि कैसे मेटल एयर या फिर बोलें तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है। सबसे ज़्यादा पोटेशियम, देन सोडियम, देन कैल्शियम, देन मैग्नीशियम, देन एल्यूमिनियम, then zinc, then iron and then copper. So this is the reactivity series of metals along with oxygen. Let's understand how metals react with water. That is the second chemical property of metals. क्योंकि हम देख रहे हैं कि वो अलग अलग कंपाउंड्स के साथ कैसे रिएक्ट कर रही हैं। तो वाटर इज ऑल्सो ए कंपाउंड, क्योंकि इसमें दो, एक मोलिक्यूल H2, ठीक है, और एक हमारी ऑक्सीजन मिलके क्या बनाती है? कंपाउंड वाटर H2। तो यहाँ पे देखें तो मेटल दो तरीके से किसके साथ रिएक्ट करती हैं? वाटर के साथ। जब एक बार तो मेटल जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगी तो वो क्या बनाएगी? मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड बनाएगी और हाइड्रोजन गैस को लिबरेट कर देगी। दूसरा तरीका है जब हमारी जो मेटल है, मेटल ऑक्साइड, वो वाटर के साथ रिएक्ट करेंगी और क्या बनाएंगी? मेटल हाइड्रोक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अपनी एग्ज़ाम्पल की। जैसे पोटेशियम का मैं एग्ज़ाम्पल लूँ तो पोटेशियम वाटर के साथ रिएक्ट करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाती है और हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करती है। ऐसे ही सोडियम जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट करके वो भी सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाती है और वाटर लिबरेट करती है, जो कि बेसिक है नेचर में। इसका मतलब क्या है कि जो हमारी सोडियम और पोटेशियम है दोनों कोल्ड वाटर के साथ, कैसे वाटर के साथ? कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करती हैं। बट अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कैल्शियम की, तो कैल्शियम के केस में भी अगर मैं कैल्शियम को वाटर के साथ रिएक्ट करवाती हूँ तो कैल्शियम भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाती है और वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करती है और हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करती है। बट कैल्शियम के केस में क्या है? कैल्शियम मेटल क्या करती है? पानी के ऊपर फ्लोट करने लग जाती है, क्योंकि यहाँ पे जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म करने के बाद जो हाइड्रोजन गैस बनती है उसकी वजह से बबल्स फॉर्म होते हैं और वो बबल्स की वजह से वो बबल्स किस पे स्टिक कर जाते हैं? मेटल के ऊपर स्टिक कर जाते हैं।
इसीलिए यहाँ पे कैल्शियम फ्लोट करना स्टार्ट कर देती है। सिमिलरली मैग्नीशियम यहाँ पे कोल्ड वाटर के साथ नहीं रिएक्ट करती, मैग्नीशियम हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करती है और मैग्नीशियम क्या फॉर्म करती है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। बट यहाँ पे मैग्नीशियम के केस में भी जो हाइड्रोजन गैस है वो बबल्स की फॉर्म में निकलेगी, जिसकी वजह से वो स्टिक हो जाएंगे मैग्नीशियम के सरफेस के ऊपर और मैग्नीशियम वाटर के ऊपर फ्लोट करेगी। तो हमने क्या देखा, कैल्शियम और मैग्नीशियम वाटर के ऊपर फ्लोट कर रही है, बट यहाँ पे कैल्शियम कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट कर रही है और मैग्नीशियम हमारी हॉट वाटर के साथ रिएक्ट कर रही है। सोडियम एंड पोटेशियम हमारी हाईली रिएक्टिव मेटल है जो हमारी कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करके हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन देती है, मतलब एकदम से बर्न हो जाती हैं वो और हीट प्रोड्यूस करती हैं। दूसरी मेटल्स की मैं बात करूं, जैसे कि हमारे पास है एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन। ये ना कोल्ड और ना ही हॉट, ना कोल्ड ना हॉट किसी भी तरह के वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करती। बट हम बात करें आयरन की या फिर मैं एल्यूमिनियम की बात करूं, तो ये किसके साथ रिएक्ट करती हैं, स्टीम के साथ रिएक्ट करती हैं। किसके साथ रिएक्ट करती हैं, स्टीम के साथ, भाप के साथ। जिंक भी, तो ये हमारी एल्यूमिनियम भी और हमारी जो मेटल्स हैं एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक, ये तीनों ही मेटल स्ट्रीम के साथ रिएक्ट करके क्या फॉर्म करती हैं, एल्यूमिनियम सॉरी मेटल हाइड्रोक्साइड ना फॉर्म करके मेटल ऑक्साइड फॉर्म करती हैं, जैसे कि Al2O3 और हाइड्रोजन गैस को लिबरेट कर देती हैं। ऐसे ही आयरन भी स्टीम के साथ वाटर वेपर्स के साथ रिएक्ट करता है और वो हमारा Fe2 या फिर Fe3O4 फॉर्म करता है और हाइड्रोजन गैस निकाल देता है। और यहाँ पे जिंक ऑक्साइड फॉर्म होता है और हाइड्रोजन गैस निकल जाती है। तो हम डिफरेंस क्या देखते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म हो रहा था वाटर के साथ रिएक्ट करके, कैल्शियम मैग्नीशियम रिएक्ट करी तब भी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म हो रहा था। जब हमारी पोटेशियम मेटल रिएक्ट करी थी जब भी हमारा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म हो रहा था, और सोडियम के केस में भी सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म हो रहा था। तो ये चार मेटल हैं जिसमें से पोटेशियम, सोडियम एंड हमारी कैल्शियम, ये हमारी कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोक्साइड बनाती हैं और ये दोनों तो फ्लेम प्रोड्यूस करती हैं, ये बर्न हो जाती है जिसकी वजह से एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। बट मैग्नीशियम यहाँ पे हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करती है पर बनाती तो हाइड्रोक्साइड है। बट मैं तीन मेटल की बात कर रही हूँ, एल्यूमिनियम, आयरन एंड जिंक, जो वाटर के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड बना रही हैं, ना कि हाइड्रोक्साइड। ठीक, ये एक्सेप्शन है, इसलिए हमने बात करी कि मेटल वाटर के साथ दो तरह से रिएक्ट करते हैं, एक हाइड्रोक्साइड बनाती है और एक ऑक्साइड बनाती है। अब कुछ मेटल यहाँ पे बच जाती हैं, जैसे कि हमारा लेड हो गया, गोल्ड हो गया। अब हमारी कुछ मेटल्स यहाँ पे बच जाती हैं, जैसे हमारा क्या हो गया, लेड हो गया, गोल्ड हो गया और सिल्वर हो गया, जो हमारे ना हॉट ना कोल्ड ना स्टीम किसी भी तरह के पानी के साथ रिएक्ट नहीं करती। सो ऑन द basis of this we can conclude that how metals react or what is the activity series or reactivity series of metals along with water. सबसे ज़्यादा हमारी पोटेशियम रिएक्ट करेगी, देन सोडियम, देन कैल्शियम, देन मैग्नीशियम, देन एल्यूमिनियम, देन जिंक, देन आयरन, देन कॉपर एंड lead. So thank you so much for watching my video up to here. I will continue this chapter in my upcoming videos.